हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आप सभी का फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्रयास के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वंदरोगा की प्रैक्टिस सीरीज़ को लेकर आ रहे थे और 19 जुलाई 2021 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 1 to 33 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। बीच में थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट आज से फिर से वंदरोगा की सीरीज़ और बाकी जो हम लोग पटवारी और वीडियो की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, वो कंटिन्यू मिलेगी आपको। तो ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिएगा। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होने की स्थिति कहलाती है। ठीक, मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होने की स्थिति क्या कहलाती है? वन रोपण, जैव संचयन, मरुस्थलीकरण और भस्मीकरण। ठीक, द कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। ठीक, तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है, मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होने की स्थिति मरुस्थलीकरण कहलाती है। ठीक हो गया। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या होगा, रेतीली ज़मीन बन जाएगी। ठीक, और वन रोपण का मतलब है, वन रोपण या फिर पुनर्वन रोपण, इसका तात्पर्य होता है जंगल बनाने के लिए पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से इसका मतलब है। ठीक, पेड़ लगाना। और जैव संचयन का मतलब होता है कि किसी जीव में कीटनाशकों या अन्य कार्बनिक रसायनों जैसे पदार्थों का संचय हो जाना, जैव संचयन कहलाता है। और भस्मीकरण का मतलब होता है यह किसी चीज़ को तब तक जलाने की प्रक्रिया है जब तक कि वह राख न बन जाए। ठीक हो गया, राख बन जाने की प्रक्रिया भस्मीकरण है। ठीक, जैव संचयन का मतलब क्या है? किसी जीव में कीटनाशकों या अन्य कार्बनिक रसायनों जैसे पदार्थों का संचय हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मरुस्थलीकरण। ठीक, डेजर्टिफिकेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? ठीक, धान का झुलसा रोग, ब्लास्ट ऑफ पैडी, गन्ने में रेड रॉट ऑफ शुगर केन, सेब में फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, बीन्स में एंथेरेक्नोज ऑफ बीन्स। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक, तो इसके 4 ऑप्शन है। इस पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? ठीक, तो जीवाणु के कारण जो होने वाला रोग है वो है सेब में फायर ब्लाइट। ठीक, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक, इसका मतलब समझिए, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल का मतलब क्या है? एप्पल का मतलब क्या है? सेब और अन्य पौधों को प्रभावित करने वाला, ठीक, अग्नि शामक रोग होता है, जो जीवाणु के कारण होता है। ठीक, और जो जीवाणु है इसका नाम है एवर्निया एमिलोवोरा। ठीक हो गया, जिससे सेब में फायर ब्लाइट होता है, उसका नाम है एवर्निया। बैक्टीरिया का नाम है एवर्निया एनिलोवोरा। इस जीवाणु के कारण सेब में फायर ब्लाइट या किसी अन्य पौधों को अग्निशामक रोग जिससे हो जाता है, वो एवर्निया एनिलोवोरा है। ठीक है, इस जीवाणु के कारण होता है। और धान का झुलसा रोग जो ब्लास्ट ऑफ पैडी होता है, ये कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। ठीक, सेब गन्ने में रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। बीन्स में एंथेरेक्नोज जो होता है, एंथेरेक्नोज ऑफ बीन्स, ये भी फंगस के कारण होता है। जीवाणु के कारण होने वाला रोग सेब में फायर ब्लाइट है, जो एवर्निया एनिलोवोरा नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने कोशिका की केंद्रक की खोज की? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? एंटोनी वॉन लिवनहोग, ठीक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर स्वान और मैथियोस सेलेडेन। ठीक, तो सबसे पहले कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी वो 1831 में, ठीक, 1831 में
कोशिका के केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, ये एक डच व्यवसायी और वैज्ञानिक थे जिन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक हो गया, जनक कहा जाता है इनको। और जो थियोडोर स्वान थे, ठीक, थियोडोर स्वान एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी थे और जिन्होंने 1939 में कोशिका सिद्धांत को प्राणियों तक विस्तारित किया था और उन्होंने कहा था कि कोशिका प्राणी संरचना की मूल इकाई है। ठीक, इन्होंने कहा था कोशिका प्राणी संरचना की मूल इकाई है। ठीक, और एक कब कहा था इन्होंने? 1939 में। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, मेथियोस सेलेडेन जो थे, ठीक, मेथियोस सेलेडेन जो थे वो जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। ठीक हो गया, और जिन्होंने 1838 में प्रस्तावित किया था कि कोशिका पौधों की संरचना की मूल इकाई है। कोशिका पौधों की संरचना की भी मूल इकाई है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? थियोडोर स्वान के साथ मिलकर मैथियास सेलेडेन और थियोडोर स्वान, ये दोनों ने आपस में मिलकर, ठीक, कोशिका सिद्धांत के निर्माण में थियोडोर स्वान के कोशिका सिद्धांत में मेथियोस सेलेडेन ने क्या किया था? योगदान दिया था कोशिका सिद्धांत के निर्माण में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है कि कोशिका में केंद्र की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक हो गया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, ठीक, ए हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, से गुजरते हैं। किस से गुजरते हैं? एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो अभिक्रिया, राइमर-टीमन अभिक्रिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक पूछा गया है बंदरोगा में, क्योंकि साइंस से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो, ठीक, एल्डोल कंडेंशन, कैनिज़ारो रिएक्शन और राइमर-टीमन रिएक्शन और नन ऑफ द एबव कह रहे हैं। ठीक, देखिए एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, ठीक, वो कैनिज़ारो अभिक्रिया से होकर गुजरते हैं। ठीक, कैनिज़ारो अभिक्रिया से होकर गुजरते हैं। देखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक गैर एनोलाइजेबल एल्डिहाइड के दो अणुओं को बेस की उपस्थिति में, ठीक हो गया, कैनिज़ारो अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक, जिसमें एक गैर एनोलाइजेबल एल्डिहाइड के दो अणुओं को बेस की उपस्थिति में असमानुपातिक किया जाता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ठीक हो गया, तो कैनिज़ारो रिएक्शन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं उसमें हम लोग पर लेक्चर 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो 100 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा वो 3 लेक्चर्स में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश की SI इकाई कूलाम है जो लगभग इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर है। 1.6 × 10 की घात 19, 6 × 10 की घात 18, 6 × 10 की घात 19 और 1.6 × 10 की घात 18। The SI unit of electric charge is coulomb, which is approximately equal to the charge contained in। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6.25 × 10⁸ है। ठीक हो गया, सॉरी 10⁻, कितना है, 18 है। ठीक, तो ये पूरा आंसर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि 6.25 डेसिमल के बाद 5 से छोटा डिजिट है, तो 6 × 10⁻18 भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, 6 × 10⁸। कैसे निकालेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक हो गया, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार Q बराबर होता है N ही
ठीक। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम है जो लगभग इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर है कहता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक। और चार्ज दिया है 1 कूलाम, तो n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा Q/E। तो आप वैल्यू पुट कीजिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1 ओम का मान व्यक्त करता है। पहली बात देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक, रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक, ओम के नियम के अनुसार जो विभव होता है धारा के समानुपाती होता है। तो V = IR हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से R = हो जाएगा V/I। ठीक है, तो R = V/I हो जाएगा। तो ये 1 ओम पूछ रहा है प्रतिरोध, तो 1 वोल्ट/1 एम्पियर, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या गिवन है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ 1 ओम। 1 ओम = 1 एम्पियर/1 वोल्ट। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि 1 वोल्ट/1 एम्पियर दिखना चाहिए। 1 ओम = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो ये भी गलत है। 1 ओम = 1 वोल्ट अपॉन, ये वोल्ट नहीं वोल्ट है। ठीक, 1 ओम = 1 वोल्ट/1 एम्पियर, तो ये आपको राइट आंसर ऐसा दिख रहा है। तो इसका आंसर है 1 ओम = 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट/1 एम्पियर। 1 ओम = 1 जूल/1 वोल्ट, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य स्थानीय एक्स सितु संरक्षण प्रकार नहीं है। ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सितु कंजर्वेशन टाइप। ठीक, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, वन्यजीव सफारी उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है एक्स सितु संरक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक हो गया। बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में लुप्तप्राय प्रजातियों, ठीक, लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे चिड़ियाघरों या वनस्पति उद्यानों के बाहर संरक्षित करते हैं। ठीक हो गया। क्या करते हैं, उनके प्राकृतिक आवासों, ठीक, चिड़ियाघरों या वनस्पति उद्यानों के बाहर इसको संरक्षित करना शामिल है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक, और ये ठीक है एक्स सितु। और इन सितु का मतलब क्या है, इन सितु संरक्षण की बात करेंगे तो इसका ध्याय जो होता है, ठीक हो गया, यह इसका ध्यान राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे उनके प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित होता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य स्थानीय एक्स सितु संरक्षण का प्रकार नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। बहुलक बेंजीन से प्राप्त किया जाता है। ठीक हो गया, बहुलक बेंजीन से प्राप्त किया जाता है या पॉलीमर बेंजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक, तो एथीन, ठीक, इथीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुलक बेंजीन से जो प्राप्त किया जाता है वो इथीन प्राप्त किया जाता है, पॉलीमर बेंजीन एथीन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनी पदार्थ बनाता है कहलाता है। द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ गैंग टू फॉर्म अ फ्यूजिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक, अयस्क और धातुमल स्लैग, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट और गालक, अभिवाहक या फ्लक्स। ठीक हो गया। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनी पदार्थ बनाता है वो क्या कहलाता है, वो गालक कहलाता है या अभिवाहक कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। अच्छा, बात करेंगे गैंग की। तो गैंग जो होता है वो अयस्क में रेत और चट्टान जैसी अशुद्धियां जो मौजूद होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं।
फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक हो गया। फ्लक्स का मतलब होता है अयस्क में मिलाए जाने वाला एक पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके एक गलनीय धातुमल बनाता है। क्या बनाता है? गलनीय धातुमल बनाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फिर धातुमल क्या है? तो धातुमल फ्लक्स और गैंग की प्रतिक्रिया से बनने वाला गलनीय उत्पाद होता है जिससे जिसे पिघली हुई धातु से अलग कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है अयस्क किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक चट्टान या खनिज जिससे धातु या मूल्यवान पदार्थ निकाले जा सकते हैं, अयस्क कहलाता है। अगला उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक कैटलिस्ट, ठीक हो गया। तो वह पदार्थ जो स्वयं उपभोग किए बिना रासायनिक प्रतिक्रिया को तीव्र कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उत्प्रेरक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ध्वनि तरंगें माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं और इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रकाशीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, यांत्रिक तरंगें और द्रव्य तरंगें। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम एंड आर देयरफॉर कॉल्ड, ठीक। तो इनको यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, ठीक हो गया। यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। देखिए तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये, और जिनमें माध्यम के कण तरंगों की दिशा के समानांतर होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय मृदा और भू उपयोग सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? ठीक हो गया। भारतीय मृदा और भू उपयोग सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड, ठीक। 1958, 1972, 1976 और 1956, ठीक। तो भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी, ठीक हो गया। 1958 में हुई थी। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक। 1958 राइट आंसर है, और यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। हरित क्रांति के दौरान विकसित सोनालिका फसल क्या है? अर्ध बौना गेहूं, अर्ध बौनी भिंडी, बौना मक्का और बौना बाजरा। व्हाट इज द सोनालिका क्रॉप डेवलप्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो हरित क्रांति के दौरान विकसित जो सोनालिका फसल है वो अर्ध बौना गेहूं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। सेमी ड्वार्फ व्हीट है, ठीक। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की उच्च उपज वाली रोग प्रतिरोधी किस्में हैं जिन्हें भारत में 1963 में पेश किया गया था, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। हीरे का रासायनिक सूत्र क्या है? ये कार्बन का एक अपर रूप होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो सी होगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डायमंड? सी है। हीरे का रासायनिक सूत्र सी होता है, और हीरा एक विशिष्ट क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है। और 277 केल्विन पर जल का घनत्व कितना होता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन -273.15 होगा, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बात करेंगे तो 277 हमें गिवन है, -273.15 करेंगे तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो आएगा वो 3.85 के अप्रॉक्स आएगा। मतलब अप्रॉक्स कितना डिग्री आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, ठीक हो गया। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है कह रहे हैं, ठीक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है वो द्रव्यमान बट्टा आयतन जानते हैं हम लोग, ठीक हो गया। तो इसका 1000 kg पर मीटर क्यूब इसका राइट आंसर है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। गैर कृषि भूमि में वृक्षारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड निर्वनीकरण, वनरोपण, मरुस्थलीकरण और पुनर्वनरोपण, ठीक।
तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? वन रोपण। गैर कृषि भूमि में वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को वन रोपण कहा जाता है। और निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? या पेड़ों को काटने की, निर्वनीकरण मतलब डिफॉरेस्टेशन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब होता है कि पेड़ों को काटने की प्रक्रिया। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। और पुनर्वन रोपण का तात्पर्य होता है कि ऐसे क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करना जहां पहले से ही वन थे, ठीक। तो वन रोपण होता है जो गैर कृषि भूमि में वृक्षारोपण की प्रक्रिया होती है, ठीक। तो इसको कहते हैं वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? देखिए, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ठीक। बंकुस एक और इसका अपरूप होता है, ठीक हो गया, फुलरीन कहते हैं इसको, ठीक हो गया। तो ये भी एक क्रिस्टलीय रूप होता है, पर ऑप्शंस पे दिया है कोक, ग्रेफाइट, चारकोल और लैंप ब्लैक। तो ग्रेफाइट इसका क्रिस्टलीय रूप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन? तो ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति को निरूपित करता है? आवर्ती गति का मतलब होता है कि समय के सापेक्ष पुनः रिपीट होने वाली जो गति होती है, इसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। वृक्ष की शाखाओं का लहराना, ये आवर्ती गति नहीं हो सकता है। अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमता एक हाइड्रोजन अणु, डेफिनेटली ये क्या होगा? बार बार अपनी पोजीशन में क्या कर रहा है? रिपीट कर रही है, रिपीट हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में रिपीट करता जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट्स द पीरियोडिक मोशन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। धनुष से छोड़ा गया तीर जो एकल प्रक्रिया है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने और वापस आने के लिए एक यात्रा पूरी करने वाला एक तैराक। ये भी हो सकता है, पर आर पार करने में कितना समय लगेगा, समय की निश्चितता नहीं है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। जल में कौन से आयन दांतों पर दंत लवक को ज़्यादा सख्त बनाते हैं? ठीक हो गया। तो विच आयन इन वाटर मेक द डेंटिन ऑन टीथ हार्डर? तो ये फ्लोराइड होते हैं, ठीक हो गया, फ्लोराइड होते हैं जो जल में फ्लोराइड आयन दांतों पर दंत लवक को ज़्यादा सख्त बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय क्षेत्र लद्दाख में स्थित है? मणिकरण, तत्तापानी, पूगा घाटी और सूरज कुंड। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोथर्मल रीजन इज लोकेटेड इन लद्दाख? तो लद्दाख में पूगा घाटी या फिर पूर्वी लद्दाख में यह है पूगा घाटी, पूगा या फिर चुमाथांग है, ठीक हो गया। तो पूगा घाटी ऑप्शन में है, तो पूगा घाटी इसका राइट आंसर होगा, पूगा वैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। बांध स्थानीय समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ठीक, बांध स्थानीय समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मछली पकड़ना अधिक होता है, बांध क्षेत्र में कोई नया जीव प्रवेश नहीं कर सकता है, स्थानीय जलीय जीवों नष्ट हो जाता है और निम्न तापमान व्यवधान का कारण बनता है। हाउ डू डैम्स इफ अफेक्ट लोकल मरीन लाइफ? ठीक, तो ये स्थानीय जलीय जीवों नष्ट हो जाते हैं इससे, ठीक हो गया। लोकल एक्वाटिक बायोम इज डिस्ट्रॉयड, ये स्थानीय जलीय जीवों नष्ट कर देता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। इस ध्वनि तरंग में अधिकतम संपीड़न क्षेत्र निरूपित करने वाला शिखर क्या कहलाता है? ध्वनि संपीड़न, ये तरंग के रूप में हम लोग संचारित होती कहते हैं। तो ये पहला, ये जो दो चीज़ें, ये श्रृंग हैं दोनों, और ये दोनों पॉइंट इसके क्या होते हैं? गर्त होते हैं। ध्वनि तरंग में अधिकतम संपीड़न क्षेत्र निरूपित करने वाला शिखर क्या कहलाता है? ठीक हो गया। देखिए, श्रृंग, आवृत्ति, गर्त और तरंगदैर्घ्य, तो श्रृंग कहलाता है, ठीक हो गया। अब दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। और ये अधिकतम संपीड़न क्षेत्र या न्यूनतम में दिखाएगा तो ये गर्त होगा, अधिकतम में दिखाएगा तो श्रृंग होगा, ठीक। और आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति बिल्कुल एक अलग सा टर्म है, ठीक हो गया। और तरंगदैर्घ्य बिल्कुल अलग टर्म है। तो श्रृंग और गर्त में एक ऑप्शन होना था, बट इसका राइट आंसर क्या है? अधिकतम संपीड़न क्षेत्र को निरूपित करने वाला शिखर क्या कहलाता है? ठीक हो गया, तो श्रृंग कहलाता है। इन अ साउंड वेव व्हाट इज द पीक दैट डिनोट्स द मैक्सिमम कंपैरिजन एरिया?
कंप्रेशन एरिया, सॉरी, ठीक, तो ये पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? वियना सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस लेक्चर आप हमारे वंदरवा की सीरीज़ के देख रहे होंगे, तो उसमें भी ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड एट द अर्थ समिट इन रियो डी जनेरियो इन 1992, ठीक। तो जो 1992 में रियो डी जनेरियो में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें किस पर हस्ताक्षर किए गए थे पूछा है, ठीक, जैव विविधता पर, ठीक हो गया, जैव विविधता पर ये हुआ था, ठीक। तो जैव विविधता पर ये सम्मेलन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के शोधन के लिए नियोजित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स? द्राव गलन, विद्युत अपघटन, प्रदंडन और निक्षालन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के शोधन के लिए नियोजित नहीं किया जाता है पूछ रहा है, ठीक हो गया। तो निक्षालन या निक्षालन जो होता है ये लीचिंग, ठीक, इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो होता है ये धातुओं के शोधन की बात कर रहा है। निक्षालन जो होता है या अयस्कों को सांद्रित करने की एक विधि होती है, ठीक हो गया। तो ये राइट आंसर इसका हो गया क्या, निक्षालन। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? वेयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेटेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। समय अंतराल के शून्य होने पर, समय अंतराल डेल्टा टी इज इक्वल टू मान लो 0 हो रहा है, ठीक, तो औसत त्वरण की सीमा के रूप में किसे परिभाषित किया जा सकता है? तो तात्क्षणिक त्वरण होगा, ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसको। तो विस्थापन की बात करता तो तात्क्षणिक वेग होता, ठीक हो गया। दूरी की बात करता तो तात्क्षणिक चाल होता। एक समान त्वरण फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 में ये तात्क्षणिक त्वरण होगा, क्योंकि समय अंतराल के शून्य होने पर औसत त्वरण की सीमा, औसत त्वरण की बात कर रहे हैं, तो तात्क्षणिक त्वरण होगा ये। व्हाट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 59। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? तो एस्टर का निर्माण होता है, ठीक हो गया। इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं, ठीक हो गया, एस्टरीकरण भी इसको कहते हैं, ठीक। द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स एस्टर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। रेशम कीटों में ग्रेगरेसरी रोग का कारक जीव कौन सा है? ठीक, विच ऑर्गेनिजम्स कॉजेज ग्रेसरी या ग्रेसी डिजीज इन सिल्क वॉर्म? ठीक, तो रेशम कीटों में जो ग्रेसी डिजीज होता है कौन सा जीव मतलब का कारक जीव कौन सा है पूछ रहा है, ठीक हो गया। तो विषाणु इसका कारक जीव होता है, ठीक है, विषाणु के कारण ये होता है, वायरस के कारण ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। संसद में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट? तो संसद में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो पारित किया गया था कब? 2005 में, 2005 में पारित किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भारतीय संसद में पारित किया गया था और ये 28 नवंबर को ये नियम राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक, और 12 दिसंबर को ये लोकसभा में पारित हुआ और 23 दिसंबर 2005 को, ठीक, पारित किया गया। इसमें
राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति, ठीक, स्वीकृति प्राप्त हुई और यह तब जाके 2006 में लागू किया गया। ठीक हो गया। देखिए इसने कब पारित किया पूछा है तो 2005, कब से लागू हुआ तो 2006 में ये लागू हुआ, जनवरी 2006 में ये लागू हुआ था। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, मानव नेत्र लेंसों की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। देखिए समंजन क्षमता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंसेज टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड, इसको एकमेंडेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक हो गया। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन यह अपने छोटे आकार और उच्च प्रभावी परमाणु आवेश के कारण सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें 7 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता आमतौर पर एक आवर्त या एक पीरियड में बढ़ती है और एक समूह ग्रुप में नीचे जाने पर यह क्या होती है? घटती है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब कितने ऑक्साइड? 2 ऑक्साइड। ठीक हो गया। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? 2 ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? तो 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेफड़ों की वायु कोशिकाओं, वायु से भरी थैलियां को संक्रमित करता है? फुफ्फुस, शोध, निमोनिया, अमीबता और चिकनगुनिया और मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस शोध। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन्फेक्ट्स द एल्वेओली ऑफ द लंग्स? ठीक, तो इसका राइट आंसर है क्या? निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 66, आज के लेक्चर का या आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, कल हम लोग 67 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूमकुहा स्मॉग है? कार्बन डाइऑक्साइड, टेट्राएथिल लेड, मीथेन और ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग? ठीक, तो ये ओजोन है। ठीक हो गया। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा प्रदूषक के रूप में ओजोन गैस O3 होती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रदूषकों से जुड़ी होती है। ये से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनता है। ठीक हो गया। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रदूषकों से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 66 तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप डेली चेक कीजिए कि आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आने से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिए वन दरोगा और उत्तराखंड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।